नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर टॉपिक अनुसार टॉप महत्वपूर्ण पर्सन जो बन रहे हैं अधिक से अधिक वो सभी लेकर आ रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके पर्सन आज हम देखने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। आकलन, मापन व मूल्यांकन। सिंपल टॉपिक, लेकिन एग्जाम के अंदर एक पर्सन जरूर आता है। और जो न्यू सिलेबस है रीट का हमारे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, पर्सन उत्तर है वो हल कर रहे हैं दोस्तों। तो रीट के अंदर आकलन, मापन व मूल्यांकन से रिलेटेड 61 पर्सन है जो इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं, जो रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। आप अगर क्लास पर जुड़ गए हैं तो एक बार सबसे पहला आपका यही प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 5 से 7 मित्रों के पास इस वीडियो के लिंक को पहुंचाने का काम आपको करना है दोस्तों। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देर किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले आकलन क्या होता है, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, यह चीज समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आकलन कोई सूचना है, उसको अगर आप एकत्रित कर रहे हैं, कोई बालक के बारे में सूचना है, उसको अगर आप एकत्रित इकट्ठा कर रहे हैं तो वो होगा आपका आकलन। बात करें मापन की, मापन क्या है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वस्तु और घटनाएं हैं उनको अंकात्मक रूप से वर्णन करते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी घटना है उसका अंकात्मक रूप में क्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो कोई व्यक्ति है तो उसके गुण है, उसकी विशेषताएं हैं, उनको अगर हम परिमाणात्मक रूप देते हैं, उनको हम अगर परिणाम का रूप देते हैं, परिमाण का रूप, उसको मापन कहते हैं। बात करें मूल्यांकन की, मूल्यांकन हम नहीं कहते कि इसके पास तो 80% बुद्धि लब्धि है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 80 बुद्धि लब्धि है, इसकी तो 120 बुद्धि लब्धि है। यही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया होती है दोस्तों, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें मापन और आपका आंकलन दोनों क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 61% रहेंगे, और 61% अगर आपने अटेंड कर लिए तो लास्ट में कमेंट करके बता देना 61 में से आपने सही कितने अटेंड किए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा, नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, सीसीई के द्वारा दोस्तों। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य, यह क्वेश्चन है ना आपका। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ 3 भर्तियों में आया, और देखना अलग अलग टाइप से आया है। तो पूछा क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य सभी विषयों का मूल्यांकन नहीं, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन यह भी नहीं, शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों दोनों का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, एक परमापीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एवं वैधता, पहला सही है यहां पे। एक जो परमापीकृत परीक्षण होता है ना आपका, उसमें विश्वसनीयता होती है, उसमें वैधता होती है मित्रों। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए सही रहेगा। निबंधात्मक प्रश्न नहीं, मौखिक प्रश्न नहीं, प्रायोगिक प्रश्न नहीं, क्योंकि इनमें आपको विश्वसनीयता नहीं मिलेगी, इनमें वैधता नहीं मिलेगी। आगे चलिए, वे प्रश्न जिनके उत्तर हम हां और ना, नहीं में से एक का चयन करना हो, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है किसमें, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक या वेद्य प्रकार। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ ना, या जो आपके सामने जो चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न ये किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। केवल लैंगिक मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दों को, लैंगिक व किशोर दोनों के मुद्दों को, या सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में इन किन मुद्दों को, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक है उसकी वेधता अधिकतम होती है, उतनी ही क्या होती है, अधिकतम होती है मित्रों। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है मित्रों? परिणाम व प्रगति की जांच करना। पहला ही सही है आपका। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? परिणाम व प्रगति की जांच करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। मूल्यांकन का उद्देश्य, पहला देखिए क्या उद्देश्य है? धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना? नहीं। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान निदानात्मक द्वारा की जाती है, तो यह भी नहीं। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, यही मूल्यांकन का क्या है, उद्देश्य है। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, बच्चों की उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान होता है, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामों से जो शिक्षण है उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है उसकी तकनीक इनमें से है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। कौन सा है? निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वेधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना? वेधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन उत्तीर्ण करना यह नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक। अगर छात्रों में रटने की प्रवृत्ति है उसको रोकने हैं तो कैसे प्रश्न आप नहीं पूछेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है? कविता पूरी करना? नहीं। चित्र पर आधारित मौखिक एवं लिखित वर्णन करना? यह भी नहीं। प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह कार्य सहायक नहीं है। सृजनात्मकता, एक आप कहानी है, एक कविता है, उसको आप पूरा करेंगे आदि लिखी तो आपका सृजनात्मकता का विकास होगा। उससे चित्र पर आपको चित्र दे दिया जाएगा, उससे मौखिक या लिखित आपसे वर्णन करवाया जाएगा, तो इससे भी सृजनात्मकता का वर्णन होगा। प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो इससे सृजनात्मकता का जो है विकास या निर्माण आप में नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही है। या कहानी पूरी करना या अधूरी कहानी पूरी लिखना एक ही बात है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, वस्तुनिष्ठ पर्सन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वह छोटा होता है? नहीं। वह जल्दी समझ में आ जाता है? यह भी नहीं। वस्तुनिष्ठ पर्सन होता है ना, वो विश्वसनीय होता है। क्या होता है? विश्वसनीय होता है। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, जो प्रयोगात्मक मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। पहला देखिए, समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, यही प्रयोगात्मक मूल्यांकन है आपका। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं। आज की क्लास में जो 62% है पूरे हमारे, ये 62 के 62% है ना। कोई से भी राज्य की टेट भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो रीट पहले हुई है, इनमें से किसी ना किसी भर्ती में आए हुए पर्सन है। एचएम भर्ती में भी आए हुए पर्सन है इनमें से। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहली, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरी है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह है दोस्तों घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं। इसके अलावा बी वाली है ना, इसके अलावा तीनों है, यह नहीं है आपकी। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगमकर्ता का स्व नियमन का
क्या अर्थ है स्वनियमन का अर्थ क्या होता है? स्वनियमन का अर्थ विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनियमन नहीं, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना नहीं, स्व अनुशासन और नियंत्रण नहीं, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करे, ये योग्यता स्वनियमन कहलाती है। ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृष्टिकोण, संबंधों के दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो के लिए वह संबंधों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेश, यहां पर विद्यार्थियों, यहां पर समावेशन जरूर होना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम में हम क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहां से, जहां से आप अपनी अच्छे अभ्यास है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय किसके? सिवाय, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय, इनके सिवाय आकलन ध्यान रखता है सभी का। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है सीखने की तत्परता। दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है किस पर? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की ओर, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु आप बता दीजिए। एक उद्देश्य होता है, एक अनुभव होता है और एक मूल्यांकन होता है। तो देखिए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, यह मुख्य जो है प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसके लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, मत सूची है या सभी है? प्रश्नावली, साक्षात्कार और मत सूची, ये तीनों की तीनों मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, तो ये सभी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी है? परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि है आपकी।
बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी नामित मापनी है, अंतराल मापनी है, क्रमसूचक मापनी है या समानुपाती मापनी है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी होती है, वो होती है आपकी अंतराल मापनी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह कौन सी है? मूल्यांकन है, आकलन है, ए व बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो मूल्यांकन भी है, वो आकलन भी है आपकी। सी ऑप्शन ए व बी दोनों यहां पे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या सभी में? विभेदकारी परीक्षण चाहे कमजोर हो, चाहे सामान्य हो, चाहे प्रतिभाशाली होशियार हो, सभी में अंतर करता है, तो उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अधिगम का शिक्षा में योगदान, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपयुक्त सभी में? अधिगम का शिक्षा में तीनों में योगदान है, उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय? सिंपल, पिछली बार डिटेल से दिया गया था ना, अब की बार छोटा सा पूछा आपको। संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक यानी ए व बी दोनों। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है इसका संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों अर्थ होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये और बहुत एग्जामों में आया है, 6 एग्जामों में आज तक ये पूरे देश में पूछा जा चुका है। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है आपको यहां पर, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना है, बच्चा क्या सीखा जानना है, बच्चे के सीखने में कठिनाइयों को जानना है, तीनों ही उद्देश्य है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, इस वजह से। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। एक विद्यार्थी है उसको आगे का जीवन, उत्पादक जीवन जो आगे का जीवन है उसको जीने के लिए शिक्षा ने उसको किस सीमा तक उस विद्यार्थी को, उस बालक को तैयार किया है, उसकी पुष्टि है वो प्रदान करना, यही मूल्यांकन है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है दोस्तों? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी को सुझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है योगात्मक। औपचारिक मूल्यांकन होता है जो साल में 4 बार होता है, 10% का, कुल मिलाकर 40% का। योगात्मक जो मूल्यांकन होता है ये अर्धवार्षिक और वार्षिक जो 2 हमारी परीक्षाएं वो तो 30 और 30 कुल मिलाकर 60% की, कुल ये हो गए ना आपके 100। अब पूछा है कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। पहला ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 39, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बता दीजिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पहला देखिए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाता। 10% वाला होता है ना, उसकी बात हो रही है ये। बालक की कितनी प्रगति हुई उसका पता लगाना और उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा क्या कमी है, उसके आधार पर उपचारात्मक अनुदेशन की योजना उसके लिए बनाना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। औपचारिक का 40,
योगात्मक का 60, कुल कितना हो गया 100। ऑप्शन कौन सा देख लीजिए, आपका ए ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, छात्र में प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। अवलोकन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 सिंपल सा क्वेश्चन है, कक्षा नायक यानी उपदेशक मॉनिटर द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 43 पद व्यापक मूल्यांकन, वापस आ गया ना, अलग टाइप से आया मित्रों की बार। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? देखिए, विद्यार्थी की संवृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो 3 टाइप से आ चुका है और 3 टाइप एक प्रश्न 3 अलग अलग प्रकार से पूछ लिया गया है। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व विद्यार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण एवं अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्धि, परीक्षण, आकलन, परीक्षा, अधिगम। क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं उनको। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का भाग नहीं हो सकता है? संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक, एनकेडोटल रिकॉर्ड। कौन सा? संचित अभिलेख, ये नहीं हो सकता CCE का भाग दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह तो सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, यह भी सही है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, यह भी सही है। इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, यह गलत है CCE के बारे में। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक आकलन है। यदि उन्हीं छात्रों का वही परिणाम लगातार प्राप्त हो रहा है तो यह एक विश्वसनीय परिणाम है। कैसा है? विश्वसनीय परिणाम। क्वेश्चन नंबर 48, यह एक रिक्त स्थान आकलन है जिनमें से एक मापन के लिए अभिप्रेरित है। यह एक वैध आकलन है। यह एक वैध आकलन है जिनमें से एक मापन के लिए क्या है? अभिप्रेरित है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, रिक्त स्थान दिया गया, फिर पूछा है कि उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। कि उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण। अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में रिक्त स्थान शामिल होता है। मापन की तुलना में मूल्यांकन शामिल होता है आपका। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिव्यक्ति एक मानसिक रिक्त स्थान के विचार से पाई जा सकती है। अपने मूल्य की निष्पक्ष प्रशंसा की अभिव्यक्ति एक मानसिक मापन के विचार से पाई जाती है। तो यहां पे माप लिखा हुआ है ना, ये रहा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का व्यवहारिक क्षेत्र, सीखने का प्रभावात्मक क्षेत्र या सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। करना व्यवहार की किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? सीखने के व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संदर्भ में गुस्से में रहता है तथा वे स्कूल मानकों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इस छात्र को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है दोस्तों?
सोचने के लिए उच्चतर स्तर में, संज्ञानात्मक संकल्पना में, मनोगत्यात्मक संकल्पना में या भावात्मक संकल्पना में। एक विद्यार्थी है सहपाठियों के संदर्भ में गुस्से में, मतलब भावात्मक संकल्पना में उसको सोचने की, उसको सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। पढ़ाकर जब एक अध्यापक कहता है कि माना तुम एक तालाब में मछली हो, तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो, यह उदाहरण किसका है? DSSSB का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। अवबोध प्रश्न है, बंद अंत वाला है, खुली अंत प्रश्न है या बहुविकल्प है? ये खुली अंत वाला प्रश्न है आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या दर्शाता है? आ गया ना, और अलग टाइप से ये एक ही क्वेश्चन चौथी टाइप, दोनों यानी शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र को, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पठन अवबोध की परीक्षा के लिए बेहतर प्रश्न होंगे जो प्राथमिक रूप से संरचना और पाठ में प्रयुक्त शब्दों पर केंद्रित हो, नहीं। वह पाठ जो ज्ञान को अच्छी तरह से जांचे, नहीं। जो बिना त्रुटि के सही उत्तर लिखने को बढ़ावा दे, नहीं। जो अवबोध के साथ साथ व्याख्या और स्पष्टीकरण पर भी बल दे, वो पठन अवबोध की परीक्षा के लिए बेहतर प्रश्न माने जाएंगे। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण किससे संबंधित है? ज्ञान उद्देश्य, समझ उद्देश्य, प्रयोग उद्देश्य, कौशल उद्देश्य। किससे? समझ उद्देश्य से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखता है, एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? किसमें आएगा ये? कौशल, संश्लेषण, बोध के अंतर्गत आएगा ये। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 59। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि? अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है इनमें से? आकलन, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर या अवलोकनात्मक? कौन सी है? आकलन विधि आपकी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60। अधिकतर बच्चों ने अंग्रेजी के परीक्षण में कम ग्रेड हासिल किए, अध्यापक उनमें उनके कम ग्रेड के लिए क्या करेगा? निदानात्मक परीक्षण या मूल्यांकन, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण? क्या करेगा? निदानात्मक मूल्यांकन। क्या कमी रही अंग्रेजी में, कमी का पता लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। अभी और क्वेश्चन है मित्रों एक। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन कमेंट करके बता दो इस क्वेश्चन के बाद कि 62 में से आपने, 62 क्वेश्चन है जो हमारे यहां पर, इनमें से आपने कितने सही अटेंड किए? किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों क्लास आज की है। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध यह करूंगा कि कमेंट करके बताना सही कितने किया आपने। अगर आप 50+ सही यहां पर कर रहे हो तो बहुत शानदार आपकी तैयारी है। और शेयर कर देना कम से कम 10 मित्रों के पास। वीडियो को लाइक कर देना। यह रहेगा आपका ऑप्शन बी, अनौपचारिक निरीक्षण होगा ये। ऑप्शन बी सही रहेगा यहां पे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।